चौहानों की एक और रियासत कंप्लीट कर लेते हैं, सिरोही के चौहान, जिनको देवड़ा चौहान कहा गया। जैसे जालोर वाले हैं सोनगरा चौहान, हाड़ौती वाले हैं हाड़ा चौहान, ऐसे ही सिरोही वाले हैं देवड़ा चौहान। वंश तो चौहान है, शाखाएं अलग अलग हैं। सोनगरा चौहानों की शाखा जालोर वाली, देवड़ा चौहानों की शाखा सिरोही वाली, हाड़ा चौहानों की शाखा हाड़ौती वाली। तो इसमें हमको, इस वीडियो में हमको देवड़ा चौहानों के बारे में बात करनी है, जिनका सिरोही पर राज्य रहा सन 1311 ईस्वी से। और जब तक सिरोही का, भारत जब स्वतंत्र हुआ और रियासतों का जब विलय किया जा रहा था, तो जब तक सिरोही का विलय नहीं कर लिया गया, तो 1311 से लेकर तब तक यहां पर चौहानों की जिस शाखा का अधिकार रहा वो देवड़ा चौहान थे। तो 1311 से और 1950 ईस्वी तक, 26 जनवरी 1950 या 1 नवंबर 1956 तक की हमको बात करनी है, जब तक की प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं हो गई थी और सिरोही का विलय नहीं हो गया था। सिरोही वर्तमान में तो राजस्थान का एक जिला है, पहले रियासत थी। और इस क्षेत्र पर अलग अलग समय में अलग अलग राजवंशों का अधिकार रहा। कभी तो यहां पर गुहिलों का अधिकार हो गया, मेवाड़ वाले जो शासक थे वो गुहिल, तो गुहिलों की कभी यहां पर सत्ता रही, कभी चावड़ों की यहां पर सत्ता रही, कभी प्रतिहारों की सत्ता रही, कभी परमारों की सत्ता रही, कभी हूणों की सत्ता रही। तो अलग अलग समय में यहां पर अलग अलग राजवंशों की सत्ता रही। लेकिन सन 1311 ईस्वी में जब यहां पर चौहान आए, लुम्बा चौहान ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और जब लुम्बा चौहान यहां पर आए थे तो इस क्षेत्र पर परमारों का अधिकार था। अर्थात चौहानों की, जब यहां देवड़ा चौहानों की सत्ता स्थापित हुई तो उनसे ठीक पहले यहां परमारों की सत्ता थी। और लुम्बा चौहान ने आबू और चंद्रावती वाला जो क्षेत्र है, वर्तमान जो राजस्थान के सिरोही जिले में आता है, उस समय रियासत थी, तो आबू और चंद्रावती का जो क्षेत्र है वो परमारों से छीन लिया और यहां पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिरोही के चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष लुम्बा चौहान, कब सत्ता स्थापित हुई? 1311। कैसे 1311? तो ध्यान करो, मैंने पहले के वीडियोस में आपको बताया है कि सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अटैक किया था। 1311 ईस्वी में जालोर का शाका हुआ था, जिसमें योद्धाओं ने केसरिया किया। कानड़देव चौहान, उनके पुत्र वीरमदेव और वीरांगनाओं ने वहां पर जौहर कर लिया था। और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी का जब जालोर के दुर्ग पर अधिकार हो गया, तो वहां से चौहानों की जो सोनगरा जो चौहान थे, उनकी सत्ता वहां से समाप्त हो गई। तो ऐसा माना गया कि उन्हीं चौहानों की एक शाखा, वही चौहान सिरोही की ओर आए और लुम्बा चौहान ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और ये वाले जो चौहान हैं, इनको देवड़ा चौहान कहा गया। हालांकि देखो, सिरोही को एक बार तो अंग्रेजों ने रियासत मानने से ही मना कर दिया था। बात रोचक है, 1818 में जब राजस्थान के राजे रजवाड़े अंग्रेजों के साथ में संधियां कर रहे थे, ज्यादातर रियासतों ने, केवल एक सिरोही को छोड़ देना, सिरोही ने 11 सितंबर 1823 में अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। क्योंकि पहले अंग्रेजों ने सिरोही को एक अलग रियासत माना ही नहीं, बोले नहीं साहब ये रियासत है ही नहीं। बाद में जब जांच की तो पता चला हाँ है। तो 1818 में जब मराठों और पिंडारियों की प्रॉब्लम चल रही थी, तो राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियां करनी शुरू कर दी। और मारवाड़ वाले, जोधपुर के जो शासक थे मानसिंह राठौड़, उन्होंने अंग्रेजों से यह कहा कि सिरोही से अलग से संधि करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले सिरोही तो हमारे अंडर में ही है, अलग से कोई रियासत थोड़ी है सिरोही। बोले ठीक है। लेकिन सिरोही के उस समय जो शासक थे शिव सिंह, उन्होंने कहा, बोले साहब आपने सबसे संधियां कर ली, हमसे तो करी नहीं। बोले आप तो मारवाड़ का ही तो हिस्सा हो। बोले नहीं साहब, हमारी तो अलग से रियासत है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसकी जांच की और जांच करने पे पाया कि हाँ भैया, सिरोही मारवाड़ के अंडर में नहीं है। ये बात अलग थी कि सिरोही की अपनी खुद की टकसाल नहीं थी, खुद के सिक्के नहीं थे। मेवाड़ वाले सिक्के चलते थे, जिनको भिलाड़ी, चांदी के जो सिक्के थे मेवाड़ के, तो मेवाड़ के भिलाड़ी चला करते थे और मारवाड़ के डब्बू शाही सिक्के चला करते थे। बाद में इन सिक्कों को अंग्रेजों के जो कलदार थे, उन कलदार के साथ में एक्सचेंज कर लिया गया था। तो फिर ब्रिटिश कलदार यहां पर चला करते थे। लेकिन जब कर्नल जेम्स टोड ने जांच की तो यह पाया कि हाँ भैया, सिरोही एक अलग से रियासत है और मारवाड़ के या जोधपुर के अंडर में नहीं आता। इसीलिए हम ये देखते हैं कि सबसे लास्ट में 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिरोही के साथ में संधि की, जब ये पुष्टि हो गई कि हाँ सिरोही एक अलग से रियासत है। तो वापस लुम्बा चौहान पर आ जाते हैं। 1311 ईस्वी, लुम्बा चौहान ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया, परमारों से छीना, आबू और चंद्रावती के क्षेत्र छीन लिए। ये क्षेत्र वर्तमान सिरोही जिले में आते हैं। लुम्बा चौहान ने चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया और माउंट आबू भी इनके पास में आ गया। चंद्रावती को राजधानी बनाया और यहां पर कुछ मंदिरों का निर्माण, कुछ का जीर्णोद्धार करवाया, वो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना।
एक तो अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, इसका मतलब ये मंदिर पहले से यहां पर था, खंडित हो गया था, तो वापस इसकी मरम्मत कराई अर्थात जीर्णोद्धार करवाया। अचलेश्वर मंदिर के संबंध में ध्यान रखना कि यहां पर शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है। सामान्यतः हम क्या करते हैं, भगवान शिव की जब पूजा करते हैं तो शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन शिवलिंग का अर्थ शिव चिन्ह होता है। कुछ लोग इसको गलत तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। शिवलिंग का मतलब चिन्ह होता है, लिंग का अर्थ यहां चिन्ह से होता है। तो यहां शिव जी के शिवलिंग की पूजा होने की बजाय, मतलब शिव चिन्ह की पूजा होने की बजाय उनके अंगूठे की पूजा होती है। तो ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि शिव जी के अंगूठे की पूजा कहां पर होती है भैया, कौन से मंदिर में होती है, तो अचलेश्वर मंदिर। कहां पर है साहब, ये सिरोही में है। कौन से दुर्ग में है, अचलगढ़ दुर्ग में है। अचलगढ़ दुर्ग की बात मैं अभी थोड़ी देर बाद में करूंगा, जब महाराणा कुंभा अटैक करेंगे सिरोही के ऊपर। थोड़ा सा और ध्यान रखना कि लुम्बा देवड़ा के द्वारा यहां पर एक मंदिर और बनाया गया था, ऋषि मंदिर, और ये जो मंदिर इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था, अचलेश्वर मंदिर, तो इसको जीर्णोद्धार कराने के बाद एक गांव भेंट में दिया गया था, हेठुड़ी गांव। ये पूछा जाता है कि अचलेश्वर मंदिर का जब जीर्णोद्धार करवाया तो लुम्बा चौहान ने कौन सा गांव भेंट में दिया था, तो हेठुड़ी गांव यहां पर भेंट में दिया था। लुम्बा चौहान की सत्ता 1311 से 1321 तक रही। उसके बाद लुम्बा चौहान के बाद अगले शासक बने रायमल, और रायमल के बाद अगले शासक बने शिवबाण। रायमल के बारे में कोई विशेष बात नहीं है, तो शिवबाण के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखना। शिवबाण ने सन 1405 ईस्वी में चंद्रावती के स्थान पर, जिसको किसने राजधानी बनाया था, लुम्बा ने बनाया था, चंद्रावती जो बनास नदी के किनारे है, पश्चिमी बनास नदी के, ये ध्यान रखना। तो उस चंद्रावती स्थान पर बहुत सारे अटैक हुआ करते थे, आक्रांता उस मार्ग से जाया करते थे, उस क्षेत्र को तहस नहस कर दिया करते थे। तो शिवबाण को ही लगा, बोले यार चेंज करो राजधानी, और उन्होंने चंद्रावती के स्थान पर 1405 ईस्वी में एक नई राजधानी बनाई, शिवपुरी। एक पहाड़ी थी, शरणवा की पहाड़ी, वहां आसपास के जंगल कौन से, शरणवा के जंगल। और ऐसा बताया गया कि इसी शरणवा की पहाड़ी के कारण, इसी जंगलों के कारण ये जो सिरोही है, ये बाद में शरणवा धीरे 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 सिरोही होता चला गया। हालांकि कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि सिरोही का पुराना नाम शिवपुरी था, मतलब जो शिवपुरी अभी ये बसा रहे हैं। तो वापस विषय पर आना कि सन 1405 ईस्वी में शिवबाण ने चंद्रावती के स्थान पर शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया, शरणवा की पहाड़ी पर एक गढ़ का निर्माण कराया, आसपास में बस्तियों को बसाया, और उसी क्षेत्र को शिवपुरी कहा गया। बस इतनी सी बात है। शिवबाण के बाद अगले जो शासक बने वो बने सहसमल, या जिनको सहासमल कहा गया, सन 1425 से और 1451 ईस्वी तक। सहसमल ने क्या किया कि इस समय देखो, एक तो टाइम ध्यान रखना इनका, इस टाइम से आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनका समय क्या है, 1425 से 1451। मेवाड़ के कौन से शासक इनके समकालीन इस समय रहे होंगे। 1425 की अगर हम बात करें तो इसका मतलब एक तो महाराणा मोक्कल, जो महाराणा कुंभा के पिता थे। महाराणा मोक्कल का समय 1421 से और 33। महाराणा मोक्कल के बाद उनके बेटे अगले शासक बने थे मेवाड़ के, महाराणा कुंभा 1433 से और 1468। तो सहसमल जो है ये महाराणा कुंभा के समकालीन थे। महाराणा कुंभा इस समय ज्यादातर जो बिजी थे वो एक तो मालवा की साइड में बिजी थे, एक गुजरात के जो शासक थे कुतुबुद्दीन, उनसे लड़ने में भी बिजी थे, और नागौर की तरफ से भी कुछ डिस्टर्बेंस था। तो इन डिस्टर्बेंस का फायदा उठाया सहसमल ने, और सहसमल ने यह फायदा उठाकर मेवाड़ के कुछ गांवों पर अपना अधिकार कर लिया। हालांकि सहसमल देखो एक योग्य शासक थे, इन्होंने धीरे धीरे अपना राज्य विस्तार किया, थोड़ा गुजरात की तरफ भी बढ़ाया, थोड़ा सा मेवाड़ की तरफ भी बढ़ाया, लेकिन मेवाड़ में महाराणा कुंभा बैठे थे जो एक शक्तिशाली शासक थे, उनका ध्यान नहीं था। इसी का फायदा उठाकर जब सहसमल ने कुछ गांवों पर अधिकार किया, तो महाराणा कुंभा को जब इसकी जानकारी लगी तो महाराणा कुंभा ने अटैक कर दिया सिरोही पर, और सिरोही के कुछ भागों को छीन लिया। एक तो सिरोही का पूर्वी हिस्सा छीन लिया, इसके अलावा आबू वो छीन लिया, बसंतगढ़ वाला क्षेत्र छीन लिया, भूड़ ये वाला हिस्सा छीन लिया। तो अगर पूछा जाए महाराणा कुंभा ने जब यहां अटैक किया, कौन कौन से हिस्से, पूर्वी सिरोही का पूर्वी भाग ले लिया, बसंतगढ़ ले लिया, आबू ले लिया, भूड़ ले लिया, इन क्षेत्रों को वहां से छीन लिया। और बाद में 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा के द्वारा यहां पर अचलगढ़ के दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया गया। कई किताबें केवल ये लिखती हैं कि महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया। हालांकि यहां पर ये जो अचलगढ़ है सिरोही रियासत में ही था। महाराणा कुंभा ने जब इस क्षेत्र को जीता तो 1452 ईस्वी में यहां पर एक गढ़ का निर्माण करा दिया था, जिसको अचलगढ़ कहा गया। यहां पर पहले से एक गढ़ था जिसको परमारों ने बनवाया था, लेकिन वो खंडित हो चुका था, उसके केवल खंडहर बचे हुए थे। तो उन्हीं खंडहरों पर महाराणा कुंभा के द्वारा 1452 में इस गढ़ का निर्माण करवाया गया था।
तो अगर यह पूछा जाए कि वर्तमान जो स्वरूप है, वर्तमान जो इसका निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया, तो महाराणा कुंभा के द्वारा। लेकिन इसके पहले जो खंडहर थे, मूल रूप से इसका निर्माण किसने करवाया था? परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने अपनी रानी ओखा के नाम पे एक ओखा रानी का महल बनवाया। इसके अलावा यहीं पर मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि यहीं इसी गढ़ के अंदर एक मंदिर है, अचलेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर है। उनके अंगूठे की पूजा यहां पर होती है। और इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था इस मंदिर का? तो लुम्बा देवड़ा ने कराया था 1311 में, जब यहां पर चौहानों की देवड़ा शाखा की सत्ता स्थापित हुई थी। और एक गांव भी भेंट में दिया था, मैंने बताया आपको, हेठुड़ी गांव उन्होंने भेंट में दिया था। इसके अतिरिक्त तो कुछ और बातें ध्यान रखना। यहां पर एक झील भी है इसी गढ़ में, जिसको सावन भादो झील कहा जाता है। और इसी से मिलते जुलते थोड़े और भी नाम है। ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करा देते हैं। पूछा जाता है सावन भादो झील कहां पर? अचलगढ़, सिरोही में। पूछा जाएगा कि सावन भादो झरना कहां पर है? जोधपुर में। सावन भादो परियोजना कहां पर है? कोटा में। सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयां हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, जो कहां पर रखी गई हैं? देशनोक, करणी माता के। इसके अलावा सावन भादो नामक महल भी हैं। ये कहां पर है? ये डीग कहां पर? भरतपुर में। बहुत सारी चीजें हो गई ना। सावन भादो झील अचलगढ़ में, सावन भादो झरना जोधपुर में, सावन भादो परियोजना कोटा में, सावन भादो कढ़ाइयां देशनोक करणी माता के, सावन भादो महल डीग भरतपुर में। तो ये अचलगढ़ के बारे में इतनी सारी कुछ और बातें भी आप ध्यान रख सकते हो अचलगढ़ के संबंध में, कि यहां पर एक बार महमूद शाह बेगड़ा ने, यहां पर गुजरात का जो शासक था महमूद शाह बेगड़ा, उसने यहां पर अटैक किया, कुछ मंदिरों को तोड़ा। वापसी में जब उसकी सेना जा रही थी तो कहीं पर मधुमक्खियों का छत्ता लग रहा होगा, जिनको भौरा कहा जाता है। तो वो भौरा मतलब मधुमक्खियां उसकी सेना पर टूट पड़ी, महमूद शाह बेगड़ा पर भी टूट पड़ी, और उसकी वजह से उसको वहां से भागना पड़ा। उसी क्षेत्र को कहा गया भंवराथल। तो ये छोटी छोटी बातें पूछ लिया जाता है, भंवराथल कहां पर है? तो अचलगढ़ के पास, मतलब सिरोही में है। एक बात और ध्यान रख सकते हो कि यहां पर एक कुंड है, मंदाकिनी कुंड। उसी कुंड के पास में, एक तो ध्यान रखना मंदाकिनी कुंड कहां पर है? साहब अचलगढ़ में है। उसी कुंड के पास में एक छतरी बनी हुई है, जो मानसिंह देवड़ा की छतरी है। सिरोही के शासक थे मानसिंह। इनके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिरोही की बहुत फेमस तलवारें हैं, जिनको मानशाही तलवार कहा जाता है। पहले कच्चे लोहे की तलवारें बनती थी। मानसिंह देवड़ा ने कच्चे लोहे के स्थान पर पक्के लोहे की तलवारें बनानी शुरू की, और ये तलवारें बहुत फेमस हुई, बहुत प्रसिद्ध हुई, बहुत मजबूत तलवार हुआ करती थी, इसलिए इनको मानशाही तलवारें कहा गया। तो वही जो मानसिंह थे, उनकी छतरी यहां पर मंदाकिनी कुंड के पास में बनी हुई है। वापस से विषय पर आओ कि सहसमल ने मेवाड़ में इंटरफेयर किया, महाराणा कुंभा नाराज हुए, महाराणा कुंभा ने अटैक किया, अटैक करके सिरोही का पूर्वी भाग ले लिया, बसंतगढ़ ले लिया, आबू ले लिया, भूड़ ले लिया, अचलगढ़ का दुर्ग बना दिया, 1452 में बनाया। और यहां पर क्या क्या मेन स्थान थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया। सहसमल की मृत्यु हो गई 1451 ईस्वी में, और सहसमल की मृत्यु के बाद अगले शासक बने लाखा देवड़ा। अब लाखा देवड़ा जब शासक बने तो सिरोही का बहुत सारा राज्य तो मेवाड़ रियासत के अंडर में चला गया था, महाराणा कुंभा ने ले लिया। तो लाखा के सामने, लाखा देवड़ा के सामने अब यह चुनौती थी कि उस राज्य को वापस से कैसे प्राप्त किया जाए, उस हिस्सों को कैसे प्राप्त किया जाए। तो लाखा देवड़ा को अवसर मिला, और अवसर यह मिला कि महाराणा कुंभा जो हैं ये मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना के साथ में उलझे हुए थे। मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूं ताकि आप किसी चीज को रटो नहीं। देखो, महाराणा कुंभा के जो पिता थे मोकल की हत्या में 3 लोगों का हाथ था। एक तो थे महपा पंवार, एक चाचा और भेरा। दरअसल ये जो व्यक्ति है ना, चाचा और भेरा, ये मेवाड़ के एक शासक थे, महाराणा क्षेत्र सिंह या महाराणा खेता। उनकी एक दासी थी जो खातिन जाति की थी। तो खातिन जाति से ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, चाचा और भेरा। तो एक बार महाराणा मोकल ने, जो महाराणा कुंभा के जो पिता थे, महाराणा मोकल ने 1533 में किसी युद्ध के दौरान एक पेड़ को देखकर उनसे पूछ लिया कि चाचा और भेरा से, बताओ वो पेड़ को नाम कहीं है। तो उनको इस बात का बुरा लग गया। उन्होंने ये सोचा कि शायद हमारी माता जो है वो खातिन है, उसी वजह से हमको जानबूझकर टोंट कसने के लिए, हालांकि जाति से तो कोई चिढ़ नहीं होनी चाहिए, खेल जो भी था। तो उन्होंने इस बात को अपना अपमान समझा, चाचा और भेरा ने, और इस बात का बदला लेने के लिए दोनों के द्वारा महपा पंवार के साथ में मिलकर महाराणा मोकल की हत्या कर दी गई। तो बाद में महाराणा कुंभा ने अपने पिता के इन हत्यारों को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया। चाचा और भेरा को तो मार दिया,
महपा पंवार अपनी जान बचाकर सीधे भाग गया था मालवा की तरफ, जो वर्तमान में मालवा या जिसको मांडू कहते हैं, जो मध्य प्रदेश से लगता हुआ इलाका, मध्य प्रदेश में आता है। वहां का इस समय शासक था महमूद खिलजी प्रथम। बाद में एक और हुआ था जिसको महमूद खिलजी दो बोलते हैं। तो महमूद खिलजी फर्स्ट था। महाराणा कुंभा ने कहा कि महपा पंवार को वापस दे दे, उसने मना कर दिया। महाराणा कुंभा ने अटैक किया। 1437 में एक हमला हुआ जिसको सारंगपुर का युद्ध कहा गया, और सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित कर दिया। और उस विजय के उपलक्ष्य में आप कभी चित्तौड़ के दुर्ग में जाना, एक स्तंभ बना हुआ है जिसको विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर या कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। एक और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, एक वो अलग है, वो 12वीं शताब्दी का है, वो भगवान आदिनाथ जी का जो मंदिर है उसके जस्ट बगल में है, वो अलग है। लेकिन महाराणा कुंभा ने जो विक्ट्री टावर बनाया था वो 1437 में उस महमूद खिलजी को पराजित करने के बाद चित्तौड़ के दुर्ग में बना दिया। महमूद खिलजी को अपनी इस हार का बदला लेना था। महमूद खिलजी ने सन 1456 ईस्वी में एक संधि की गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के साथ में, चंपानेर की संधि, कि दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर एक साथ महाराणा कुंभा पर अटैक करेंगे। दोनों मिल गए चंपानेर की संधि के तहत। कब हुई? 1456। किस किस के मध्य? मालवा का महमूद खिलजी, गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह, दोनों मिल गए, दोनों ने अटैक किया। महाराणा कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेना को जच के धोया और भगाया। दो सोर्स हैं, एक तो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, एक है रसिक प्रिया की टीका, महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी है। यहां से हमको पता चलता है कि महाराणा कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। हालांकि एक सोर्स और है, फरिश्ता। फरिश्ता यह कहता है कि नहीं साहब, यहां पर उन दोनों की संयुक्त सेना जीती थी और महाराणा कुंभा को उनको दंड देना पड़ा था। खैर, यहां पर महाराणा कुंभा ने जीतने के बाद एक मंदिर का निर्माण कराया था जो बदनौर में है, कुशाल माता का मंदिर। तो विजय के उपलक्ष्य में बनाया था उस मंदिर को। इसका अर्थ यह है कि यहां पर जीत महाराणा कुंभा की हुई थी। मैं इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों बता रहा हूं? मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि जब महाराणा कुंभा इस तरफ इतने बिजी थे, इस तरफ उलझे हुए थे, तो इसका फायदा उठाया सिरोही के लाखा देवड़ा ने। और इसका फायदा उठाकर कि महाराणा कुंभा उधर बिजी है, तो सिरोही के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया, सारे हिस्सों पर नहीं, कुछ हिस्सों पर। आबू अभी भी मेवाड़ के अंडर में था, मेवाड़ के अधीन था। आबू अभी भी जीतना था लाखा देवड़ा को। लाखा देवड़ा को एक अच्छा अवसर और बाद में मिला। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा के ही जो बेटे थे उदा ने अपने पिता की कटार गोपकर हत्या कर दी। इसलिए हम देखते हैं कि उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा गया। खैर, उदा ने जब अपने पिता की हत्या की, उदा बहुत कायर था, डरपोक था। इतना साहस नहीं था उदा में, क्योंकि जैसे ही उनके दूसरे भाई आए, महाराणा कुंभा के जो दूसरे बेटे थे रायमल, जब वो आए तो उदा वहां से छोड़कर भाग गया। लेकिन उदा का एक छोटा सा शासनकाल रहा 1468 से और 1472 ईस्वी की 72-73 ईस्वी तक का। तो इसका फायदा किसने उठाया? लाखा देवड़ा ने, कि मेवाड़ में इस समय एक कमजोर शासक है। और इसका फायदा उठाकर लाखा देवड़ा ने जो आबू का जो क्षेत्र था और सिरोही के और भी जो क्षेत्र थे, उनको वापस से सिरोही रियासत में मिला लिया। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि सिरोही के इन क्षेत्रों को गंवाया किसने? सहसमल ने। किसके समय में? महाराणा कुंभा के समय में। महाराणा कुंभा ने अटैक करके ले लिया था। वापस किसने प्राप्त किया? आबू को, सिरोही के कुछ भागों को वापस किसने प्राप्त किया? लाखा देवड़ा ने। कुछ हिस्सों को तो महाराणा कुंभा के समय में जीत लिया था। क्यों? क्योंकि महाराणा कुंभा बिजी थे उनकी संयुक्त सेना से लड़ने में। और कुछ हिस्सों को, मुख्यतः आबू, ध्यान रखना, आबू को कब जीत लिया गया था? जब वहां मेवाड़ में उदा का जब शासन था, तो उस शासनकाल के दौरान यहां पर इनको जीत लिया गया। कुछ बातें और ध्यान रखना। लाखा देवड़ा ने एक तालाब बनाया जिसको लाखन लाव तालाब कहा गया। पूछा जाता है लाखन लाव तालाब कहां? सिरोही में। किसने बनाया? लाखा देवड़ा ने। लाखा के नाम से यहां पर क्लियर है। इसके अलावा लाखा देवड़ा ने सिरोही में कालिका माता की मूर्ति स्थापित की, जो वो गुजरात के पावागढ़ से लेकर आए थे। तो गुजरात के पावागढ़ से कालिका माता मूर्ति को सिरोही में लाकर किसने स्थापित किया? तो लाखा देवड़ा ने स्थापित किया। अच्छा, एक चीज मैं बोलना भूल गया कि महाराणा कुंभा ने जब अटैक किया था, तो महाराणा कुंभा ने सहसमल के समय, जब सिरोही के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था ना, तो उस समय नरसिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजी थी। आप ध्यान रखना कि महाराणा कुंभा ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो नरसिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजी थी, और उस सेना ने सिरोही के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। 1483 ईस्वी में लाखा देवड़ा की तो मृत्यु हो गई, और इनके पश्चात अगले शासक बने जगमाल देवड़ा, जो 1483 से और 1523 ईस्वी तक सिरोही के शासक रहे। अब तक मेवाड़ और सिरोही के बीच में जो संघर्ष चल रहा था या जो मनमुटाव था, जगमाल देवड़ा के शासनकाल में वो मनमुटाव दूर हुआ। हालांकि बाद में इन्होंने अपने साले की जहर देकर हत्या कर दी थी। मैं समझाता हूं।
जगमाल देवड़ा के समकालीन मेवाड़ के शासक थे महाराणा रायमल, जिनका शासनकाल था 1473 से और 1509 ईस्वी तक। इस समय बहलोल लोधी ने मेवाड़ पर अटैक किया। हालांकि महाराणा रायमल ने बहलोल लोधी को पराजित कर दिया और बहलोल लोधी को वापस भागना पड़ा। लेकिन उस समय सिरोही के जगमाल देवड़ा ने महाराणा रायमल की हेल्प की। महाराणा रायमल इससे खुश हुए और उन्होंने अपनी पुत्री आनंदाबाई या आनंदीबाई, इनकी शादी सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ में कर दी। अब जगमाल देवड़ा उनको बहुत परेशान किया करते थे, इसीलिए आनंदीबाई ने एक लेटर लिखा अपने भाई पृथ्वीराज सिसोदिया को, जिनको इतिहास में उड़ना पृथ्वीराज या उड़ाना पृथ्वीराज के नाम से जाना गया। दरअसल उनके अटैक करने की जो स्पीड थी वो बहुत तेज स्पीड थी, इसी के कारण उस समय उनको उड़ाना पृथ्वीराज या उड़ना पृथ्वीराज कहा गया। तो आनंदीबाई ने अपने भाई उड़ना पृथ्वीराज मतलब पृथ्वीराज सिसोदिया को एक लेटर लिखा कि भाई साहब ये मेरे को बहुत परेशान करते हैं। बहन का पत्र प्राप्त हुआ, पृथ्वीराज सिसोदिया सीधे सिरोही पहुंच गए। अब जब सिरोही पहुंचे तो वहां पर जगमाल देवड़ा ने हाथ जोड़ दिए, बोले साहब गलती हो गई, आज के बाद कभी परेशान नहीं करेंगे, अगर कभी परेशान कर दूं तो आप मेरे को बता देना। ठीक है। पृथ्वीराज जब वापस जाने लगे वहां से तो जगमाल देवड़ा ने उनको लड्डू दिए, बोले साहब ये लाडू बनाए हैं तो रास्ता में भूख भूख लगे तो आने खा लीजिए, मतलब ये लड्डू बनाए हैं तो भूख अगर लगे तो खा लेना इनको। लेकिन उन लड्डुओं में जहर मिला हुआ था और जहर मिले हुए उन लड्डुओं का सेवन करने के कारण ऐसा बताया जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई। कभी आप कुंभलगढ़ फोर्ट जाना, वहां पर पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। इसके अलावा अगर कभी अजमेर गए हो तो वहां पर एक किला आता है तारागढ़, उसका जीर्णोद्धार इन्हीं पृथ्वीराज सिसोदिया ने कराया था और अपनी पत्नी तारा देवी के नाम पर उसका नाम तारागढ़ कर दिया था। खैर, जगमाल देवड़ा के संबंध में थोड़ी और जानकारी मिलती है कि इनके भाई हमीर देवड़ा ने उस समय इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और सबसे बड़ी बात कि जनता का साथ हमीर देवड़ा को मिला था। हमीर ने जब विद्रोह किया जनता के साथ से तो सिरोही का आधा राज्य प्राप्त कर लिया था। हालांकि जगमाल ने अपने भाई के विद्रोह को तो दबा दिया था, लेकिन हमीर देवड़ा की मृत्यु के बाद भी जनता विद्रोह करती रही। इसका अर्थ समझ में आया कि जनता कहीं ना कहीं जगमाल देवड़ा से नाराज थी और जगमाल देवड़ा मतलब एक शासक के भाई को ज्यादा समर्थन कर रही थी और उनकी मृत्यु के बाद भी वो विद्रोह करती रही। इसका मतलब जगमाल देवड़ा के प्रति उनकी नाराजगी ज्यादा थी जनता की। कुछ और हमको जानकारी मिलती है जगमाल देवड़ा के बारे में कि कुछ एक जगह ऐसा था जहां पर ये शत्रु पर अटैक करते थे तो वहां से इन्होंने दंड वसूला और कुछ जगह इनको स्वयं दंड देना पड़ा था। जैसे जालोर के शासक थे मलिक मजीद खां, तो वहां पर अटैक किया और मलिक मजीद खां को वहां पर दंड देना पड़ा, मतलब पैसा देना पड़ा। पैसा देकर जगमाल देवड़ा की सेना को वापस लौटाना पड़ा। और एक बार सिरोही राज्य से गुजरात के जो महमूद शाह बेगड़ा थे उनके कुछ खजाना वगैरह कुछ घोड़े वगैरह वहां से जा रहे थे तो जगमाल देवड़ा ने उनको लूट लिया। उसकी वजह से महमूद शाह बेगड़ा ने जब नाराजगी दिखाई तो जगमाल देवड़ा को महमूद शाह बेगड़ा को दंड देना पड़ा। मतलब एक और जहां पर उन्होंने जालोर से दंड वसूला था वहीं दूसरी ओर गुजरात के महमूद शाह बेगड़ा को दंड देना पड़ा। इसकी वजह से प्रतिष्ठा में थोड़ी उनके कमी आई। थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। 1523 में जगमाल देवड़ा की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद अगले शासक बने अखेराज देवड़ा फर्स्ट। अब इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? ध्यान है ये टाइम पीरियड किसका है? 1523, 1524, 1527 के आसपास महाराणा संग्राम सिंह, जो मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल के पुत्र थे। 1509 से और 1528 ईस्वी तक शासक रहे थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने बाबर से एक युद्ध किया था 1527 का, खानवा का युद्ध, और राजपुताना के बहुत सारे शासक महाराणा सांगा के ध्वज तले वहां पर लड़ रहे थे। 7 तो उच्च कोटि के राजा थे, 9 राव थे और 104 छोटे बड़े सरदार उनके अंडर में लड़ रहे थे। एक प्रथा थी पाती परवन, मतलब सब अपनी अपनी हिस्सेदारी वहां पर दे रहे थे उस युद्ध में। तो सिरोही के ये जो अखेराज देवड़ा हैं इसी टाइम पीरियड के हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ सिरोही के किस शासक ने दिया था, तो अखेराज देवड़ा ने दिया था। इसके अलावा एक फैक्ट और ध्यान रख लेना इनसे रिलेटेड कि जोधपुर में एक फोर्ट है लोहियान फोर्ट, लोहियानगढ़, उसका निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़े छोटे छोटे शासक थे, इनके बारे में कोई ज्यादा डिटेल्स थी नहीं। अब आपको एक ध्यान रखना है, सिरोही के एक बहुत ताकतवर शासक हुए थे सुल्तान देवड़ा, जिन्होंने अकबर का विरोध किया था। जैसे महाराणा प्रताप कर रहे थे मेवाड़ में, इसी प्रकार इनके द्वारा भी विरोध किया गया था। हालांकि अलग अलग समय ऐसा था कि कई बार इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और फिर वापस से अकबर के विरुद्ध तलवार उठा ली थी। थोड़ा सा समझना है एक बार इनके टाइम पीरियड को। सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा के समकालीन मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप। उधर महाराणा प्रताप अकबर के विरुद्ध, अकबर की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। सुल्तान देवड़ा ने भी यहां पर संघर्ष किया था,
लेकिन अकबर के जो एक दरबारी थे राय सिंह, जो बीकानेर के शासक भी बने थे बाद में 1574 से और 1612 ईस्वी तक, तो राय सिंह को भेजा गया था सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध प्लस जालोर के ताज खां के विरुद्ध। जालोर के ताज खां भी विरोध कर रहे थे अकबर का, सिरोही के सुल्तान देवड़ा भी विरोध कर रहे थे अकबर का, महाराणा प्रताप तो खैर संघर्ष कर ही रहे थे। तो जालोर के ताज खां और सिरोही के सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध अकबर ने बीकानेर के जो राय सिंह राठौड़ थे उनको यहां पर भेजा। राय सिंह राठौड़ ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ताज खां और सुल्तान देवड़ा दोनों को अकबर की अधीनता स्वीकार करा दी। लेकिन बाद में सुल्तान देवड़ा ने फिर से अकबर के विरुद्ध तलवार उठा ली। अब सुल्तान देवड़ा के साथ में प्रॉब्लम यह थी कि सिरोही पर राज्य करने को लेकर सिरोही के राज्य के अंदर ही एक कलह हो गई। सिरोही के एक व्यक्ति थे बीजा देवड़ा, तो सुल्तान देवड़ा और बीजा देवड़ा के मध्य सिरोही को लेकर जब विवाद हुआ तो राय सिंह ने यहां पर सुल्तान देवड़ा की हेल्प की। राय सिंह की हेल्प से सुल्तान देवड़ा ने बीजा देवड़ा को सिरोही से भगा दिया और भगाने के बाद सिरोही का जो आधा राज्य था वो राय सिंह को दे दिया। अकबर भी यहां पर राय सिंह के द्वारा की गई इन कार्यवाहियों से, और भी बहुत सारी कार्यवाही की गई थी जैसे जालोर के विरुद्ध, इसके अलावा सिरोही में पहले अधीनता स्वीकार कर दी थी, इसके अलावा वापस से सिरोही का अब आधा राज्य राय सिंह के पास में आ गया था। तो अकबर भी बड़े प्रसन्न थे और अकबर ने सन 1577 में राय सिंह को 51 परगने भेंट कर दिए थे। खैर हमारा विषय अभी सुल्तान देवड़ा चल रहा है। तो सुल्तान देवड़ा ने क्या किया, राय सिंह की हेल्प से बीजा देवड़ा को राज्य से बाहर निकाल दिया और सिरोही का आधा राज्य राय सिंह को दे दिया। राय सिंह ने सिरोही का ये वाला जो आधा राज्य था ये अकबर को दे दिया। अकबर ने यहां पर एक पॉलिटिक्स खेली। अकबर के पास यहां पर एक बहुत विशेष व्यक्ति आए हुए थे, महाराणा प्रताप के जो नाराज भाई थे जगमाल सिसोदिया, वो अकबर के पास में थे। थोड़ा सा मैं जगमाल सिसोदिया के बारे में बताता हूं। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को जब महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, तो महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व बड़े और योग्य पुत्र प्रताप को अगला उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। प्रताप से जो छोटे थे, बल्कि और भी कईयों से जो छोटे थे, जगमाल सिसोदिया, उनको अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि महाराणा उदय सिंह अपनी एक रानी से विशेष प्रेम करते थे, ज्यादा लगाव था, जिनको धीरबाई या रानी भटियाणी के नाम से जाना गया इतिहास में। तो उनके बेटे जगमाल को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 28 फरवरी 1572 को जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई गोगुंदा में, जो उदयपुर में आता है, तो वहां पर बहुत सारे राजकुमार थे, लेकिन एक राजकुमार नहीं थे, जगमाल सिसोदिया। क्योंकि जो अगला उत्तराधिकारी होता था, जो अगला महाराणा होता था, वो शमशान घाट पर नहीं जाया करता था, अंतिम संस्कार में नहीं जाया करता था। तो सामंतों ने पूछा सगर से, जो महाराणा प्रताप के ही भाई थे, थोड़ा ध्यान देना, महाराणा उदय सिंह के जो पुत्र थे महाराणा प्रताप, इसके अलावा वीरमदेव, इसके अलावा सगर, जगमाल, शार्दुल सिंह, शक्ति सिंह, ये महाराणा प्रताप के भाई थे। तो ये सारे वहां पर उपस्थित थे, लेकिन जगमाल सिसोदिया वहां पर उपस्थित नहीं थे। तो सामंतों ने पूछ लिया, अरे वो जगमाल कट है? तो पता चला, बोले साहब वो तो अगले उत्तराधिकारी होंगे, और अगर अगले उत्तराधिकारी होंगे तो फिर यहां पर अंतिम संस्कार में वो इसीलिए नहीं आए। तो वहीं पर सामंतों ने महाराणा प्रताप को अगला शासक चुन लिया। बोले साहब इस समय बहुत सारी चुनौतियां हैं मेवाड़ की, तो अगले जो शासक हो महाराणा प्रताप को बना दिया। और जगमाल इस बात से नाराज हुए, नाराज होकर अकबर के पास में चले गए। अकबर को ये बहुत अच्छा अवसर लगा कि साहब राय सिंह ने सिरोही का आधा राज्य जीत लिया, वो आधा राज्य मेरे को दे दिया, तो क्यों ना सिरोही का वो आधा राज्य जगमाल सिसोदिया को दे दिया जाए। मतलब महाराणा प्रताप के नाराज भाई को ही महाराणा प्रताप के विरुद्ध काम में लिया जाए। इसका फायदा यह था कि सिरोही का अगर आधा राज्य जगमाल के पास में रहेगा तो एक तो सिरोही पर भी कंट्रोल रहेगा, बचे हुए आधे सिरोही पर कंट्रोल रहेगा जहां पर सुल्तान देवड़ा बैठे हुए, क्योंकि सुल्तान देवड़ा कभी तो अकबर की जैसे अधीनता स्वीकार कर लेते और कभी उन्होंने अपने आप को वापस स्वतंत्र कर लिया था। तो एक तो वहां पर कंट्रोल बना रहेगा, दूसरा कि अगर सिरोही की ओर से महाराणा प्रताप को भी कोई हेल्प मिलने की संभावना हो तो महाराणा प्रताप के भाई के माध्यम से ही उस हेल्प को रोका जा सके। तो अकबर ने यह पॉलिटिक्स यहां पर चली और वो सिरोही का आधा राज्य जगमाल सिसोदिया को दे दिया। लेकिन इस बात से सुल्तान देवड़ा नाराज हुए और सुल्तान देवड़ा ने जगमाल सिसोदिया के साथ में एक युद्ध किया। एक युद्ध हुआ 15 अक्टूबर 1583 को, डेट ध्यान रखना, पूछा हुआ कई बार। 15 अक्टूबर 1583 को दत्तानी का युद्ध, और इस दत्तानी के युद्ध में सुल्तान देवड़ा ने जगमाल सिसोदिया को पराजित कर दिया। जगमाल सिसोदिया की मृत्यु हो गई और वो जो आधा राज्य जगमाल सिसोदिया के पास में था, अब पूरे सिरोही पर वापस से सुल्तान देवड़ा का अधिकार हो गया। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स ध्यान रखना। ये जो 1583 का दत्तानी का युद्ध हुआ था, इसमें दो गुट थे। मतलब एक जो पक्ष था वो तो सुल्तान देवड़ा और समरा देवड़ा,
दूसरा जो पक्ष था जिसमें जगमाल सिसोदिया, महाराणा प्रताप के नाराज भाई जो शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे, सिरोही के आधे राज्य पर बैठे थे, तो एक तो वो जगमाल सिसोदिया, इसके अलावा रायसिंह चंद्र सेनोत। ध्यान देना, मारवाड़ के शासक थे चंद्रसेन राठौड़, और चंद्रसेन राठौड़ ने जीवन भर मुगल शासक अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया था, और संघर्ष करते हुए ही अंततः 1581 को सारण के जंगलों में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के एक पुत्र थे जिनका नाम था रायसिंह चंद्र सेनोत। तो जहां पर पिता ने मुगल शासक अकबर का विरोध किया, जीवन भर संघर्ष किया, वहीं पर उनके पुत्र रायसिंह चंद्र सेनोत ने अकबर को ज्वाइन कर लिया था। तो वो भी यहां पर जगमाल सिसोदिया के साथ में थे। इसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति थे, दांती सिंह, जो कोलीवाड़ा के थे। तो एक तो कौन सा पक्ष हो गया, जगमाल सिसोदिया, इन्हीं के साथ में रायसिंह चंद्र सेनोत और दांती सिंह जो कोलीवाड़ा के। एक दूसरा पक्ष कौन सा हो गया, आपके सुल्तान देवड़ा और समरा देवड़ा। तो सुल्तान देवड़ा ने इनको हरा दिया, जगमाल सिसोदिया की मृत्यु हो गई और सिरोही के पूरे राज्य पर वापस से सुल्तान देवड़ा का अधिकार हो गया। एक फैक्ट और ध्यान रखना, इसी युद्ध में एक बहुत प्रसिद्ध कवि दुर्सा आढ़ा, वो शाही सेना की ओर से लड़ रहे थे, मतलब जगमाल सिसोदिया की ओर से लड़ रहे थे। युद्ध लड़ते 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 घायल हो गए। अब युद्ध भूमि में, रणभूमि में वो पड़े हुए थे घायल अवस्था में। होता क्या था, ये चारण जाति के थे। चारण जाति के लोगों के द्वारा राजस्थान के जो शासक थे उनका इतिहास लिखा जाता था। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर ये लोग युद्ध भी करने चले जाया करते थे युद्ध भूमि में, और लेखन के कार्य में राजा के मुंह पर कड़वी से कड़वी बात भी ये बोल दिया करते थे। मतलब अगर लिखना हो तो कड़वे से कड़वा भी लिख दिया करते थे, राजा के मुंह पर कड़वी से कड़वी बात भी बोल दिया करते थे। और युद्ध भूमि में अगर घायल अवस्था में है तो इनके ऊपर प्रहार नहीं किया जाता था। तो दुर्सा आढ़ा वहां घायल अवस्था में पड़े हुए थे और इन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं चारण हूं, और प्रमाण के तौर पर इन्होंने समरा देवड़ा के ऊपर एक कविता सुना दी। तो सुल्तान देवड़ा इनको अपने साथ में ले गए, इनका इलाज कराया और फिर बाद में अपने पास ही इनको रखा। दुर्सा आढ़ा की कुछ रचनाएं हैं, वो आप ध्यान रखना। एक तो विरुद्ध 76, विरुद्ध का मतलब होता है उपाधि, 76 का मतलब 76। इन्होंने एक किताब लिखी है विरुद्ध 76, जिसमें 76 सोर्टें हैं। मतलब महाराणा प्रताप के लिए 76 अलग अलग उपाधियां इनके द्वारा दी गई हैं वहां पर। इसके अलावा किरतार बावनी, इसके अतिरिक्त राव सुल्तान रा कवित। दुर्सा आढ़ा ने मुगल शासक अकबर के दरबार में भी कार्य किया था, और ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा था, उदयपुर राज्य के इतिहास में एक किताब है गौरीशंकर हीराचंद ओझा की लिखी हुई, कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा, अकबर ने जब सुना कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है, तो उस समय अकबर की मनोदशा का इन्होंने वर्णन किया और महाराणा प्रताप की प्रशंसा में कुछ बातें कही, जिसकी वजह से दरबारियों को ऐसा लगा कि शायद मुगल शासक अकबर इनको दंडित कर सकते हैं। लेकिन अकबर ने इनको दंडित करने की बजाय इनको उपहार दिया और यह कहा कि आपने ठीक प्रकार से मेरे मन का भाव समझा है। इन्होंने जैसा लिखा है कि बादशाह के कानों तक जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार पहुंचा तो बादशाह ने अपनी दांतों तले जीभ दबाई, निश्वास आंसू टपकाए। आगे महाराणा प्रताप के लिए लिखा है कि हे प्रताप, ना ही तूने कभी अपने घोड़ों पर शाही दाग लगवाया, ना ही तू शाही झरोखों के नीचे खड़ा रहा, ना ही कभी शाही डेरों में तू गया। हे प्रताप, तेरा रौब दुनिया पर गालिब था और तू सब प्रकार से जीत गया। तो ये इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं दुर्सा आढ़ा के द्वारा। तो खैर, सुल्तान देवड़ा 15 अक्टूबर 1583 दत्तानी का युद्ध, सिरोही का पूरा राज्य वापस से इन्होंने प्राप्त कर लिया, और जो दुर्सा आढ़ा थे उनके बारे में हमने यहां पर बात की। कुछ छोटी छोटी बातें और ध्यान रखना। 1817 ईस्वी में सिरोही के एक शासक थे उदयभान सिंह देवड़ा, और 1817 ईस्वी में सिरोही की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई थी उदयभान सिंह देवड़ा की नीतियों की वजह से। तो जनता ने विद्रोह कर दिया और उदयभान सिंह देवड़ा को नजरबंद कर दिया गया था। तो ये पूछा जाता है कि सिरोही के किस शासक को आर्थिक नीतियों की वजह से वहां की जनता ने विद्रोह करके नजरबंद कर दिया था? तो उदयभान सिंह देवड़ा को कर दिया था। जब ये नजरबंद थे तो इन्हीं के भाई थे शिव सिंह। शिव सिंह को अगला शासक बनाया गया था, और शिव सिंह के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि 11 सितंबर 1823 ईस्वी को जब सिरोही और अंग्रेजों के मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संधि हुई थी, उस समय शिव सिंह यहाँ के शासक थे। पहले सिरोही को मारवाड़ का ही हिस्सा समझा गया था, लेकिन बाद में जब कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ पर जांच की और ये पता चला कि नहीं साहब, सिरोही मारवाड़ का हिस्सा नहीं है, मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़ ने ऐसा बताया था, लेकिन साहब वहां का हिस्सा नहीं है, अलग से एक रियासत है। तो अलग से फिर सबसे लेट सिरोही के साथ में संधि की गई थी। कुछ और फैक्ट्स आप ध्यान रख लेना। जब सिरोही का विलय किया गया था, भारत जब स्वतंत्र हो गया था और रियासतों का जब एकीकरण किया जा रहा था, राजस्थान की रियासतों का भी जब एकीकरण किया गया, उस समय सिरोही के शासक थे अभय सिंह देवड़ा।
हालांकि देखो सिरोही को लेकर बहुत खींचतान हुई, खिचड़ी सी बन गई थी, क्योंकि इस समय रियासती विभाग के सर्वे सर्वा कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती विभाग बनाया था 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत में जितनी रियासतें थी, कुछ जगह 565 रियासतें देखने को मिलती है, कुछ जगह पढ़ने को मिलता है कि 562 रियासतें थी। जितनी भी रियासतें थी, इनको इकट्ठा करने का जो काम किया था वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और मेरा तो व्यक्तिगत यह मानना है कि अगर वहां उस जगह सरदार पटेल नहीं होते तो दूसरा कोई व्यक्ति इस काम को कर भी नहीं सकता था। लेकिन देखो, व्यक्ति में एक अपने क्षेत्र के लिए एक विशेष लगाव होता ही होता है। सरदार पटेल ये चाहते थे कि सिरोही में आबू है, इसके अलावा इस क्षेत्र में और भी कई टूरिस्ट स्पॉट हैं, तो अगर ये हिस्सा गुजरात में आएगा तो इससे गुजरात का ही रेवेन्यू बढ़ेगा। उस समय गुजरात नहीं था, उस समय बंबई प्रांत था, बॉम्बे प्रांत। गुजरात और महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से बॉम्बे प्रांत कहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब राजस्थान की रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था तो ये जो सिरोही वाला हिस्सा था, इसको लेकर विवाद ना हो, इसको पहले केंद्र सरकार को दे दिया। राजस्थान के राजाओं को ये, जो नेता थे उस समय, राजाओं की तो इतनी चल ही नहीं रही थी, जो नेता थे उन नेताओं को ये कहा, भले हीरालाल शास्त्री हो या गोकुल भाई भट्ट हो या आपके माणिक्यलाल वर्मा हो, इनको ये कहा कि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता, ये काम करते हैं, सिरोही का प्रबंधन केंद्र सरकार को दे देते हैं, भारत सरकार को, और जब सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। लेकिन बाद में फिर उन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार से उस सिरोही को लेकर और बॉम्बे प्रांत में मिला दिया। बॉम्बे प्रांत में मिलने का मतलब मैंने बताया, गुजरात और महाराष्ट्र वाला हिस्सा। राजस्थान के नेताओं ने इस बात का विरोध किया। हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल 1948 ईस्वी को एक लेटर भी लिखा था सरदार पटेल को। 10 अप्रैल तारीख लिंक कर लेना। इसी के 8 दिन बाद 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ रियासत का विलय हो गया था इस एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान। तो उससे 8 दिन पहले हीरालाल शास्त्री ने एक लेटर लिखा था सरदार पटेल को और यह कहा था कि साहब सिरोही को राजस्थान में दो, क्योंकि हमारे लिए सिरोही का मतलब है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट जो राजस्थान उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, अध्यक्ष थे, बहुत बड़े लीडर थे। तो हीरालाल शास्त्री ने कहा कि बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। तो सरदार पटेल ने कहा कि ठीक है, तुमको गोकुल भाई भट्ट ही तो चाहिए। तो गोकुल भाई भट्ट का एक गांव था हाथल गांव, उस हाथल गांव को दे दिया कि ठीक है साहब, ये सिरोही वाला हाथल गांव तुम ले लो, और बाकी जो आबू है और जो मेन टूरिस्ट स्पॉट हैं वो बॉम्बे प्रांत में उनको मिलाए रखा। बहुत इसका विरोध भी हुआ। 18 अप्रैल को जब जवाहरलाल नेहरू उदयपुर मेवाड़ आए हुए थे, मेवाड़ की जो एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी उसका उद्घाटन करने के लिए उस तीसरे चरण में यहाँ आए हुए थे, तो राजस्थान के नेताओं ने उनके समक्ष भी विरोध प्रदर्शन किया। बोले साहब, सिरोही तो हमारा यहाँ का हिस्सा रहा और आबू को वहां पर मिला लिया गया बॉम्बे प्रांत में। आबू तो हमारी यहाँ पर राजपुताना की राजधानी हुआ करती थी। जब गर्मियां होती थी तो अंग्रेज आबू में बैठा करते थे, सर्दियां होती थी तो अंग्रेज अजमेर में बैठा करते थे। हमारे तो राजे रजवाड़ों के बहुत सारे घर भी वहां पर बने हुए हैं, तो आबू का तो हमारे यहाँ से जुड़ाव रहा है, आबू को कैसे मिला लिया गया। तो नेहरू ने कहा कि ठीक है, मैं मिलूंगा सरदार पटेल से, बात करूंगा, और सरदार पटेल को लेटर लिखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बोले अगर कहीं ज्यादा विरोध हो रहा है तो जनता की राय ले लो और जनता जो चाह रही है वो कर लो। बोले इसको लेकर जितनी बात होनी थी वो हो ली और सिरोही को यहां पर मिला लिया गया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब मृत्यु हुई और भी भारत में अलग अलग जगह राज्यों के बंटवारे को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, भले ही आंध्र प्रदेश वाला मैटर हो, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जब बनाया गया और पुनर्गठन आयोग ने जब 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, उसी के आधार पर 1 नवंबर 1956 को जब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, तो उसी तारीख को 1 नवंबर 1956 को सिरोही के वो हिस्से आबू और देलवाड़ा उनको राजस्थान को दिया गया। इससे पहले उनको बॉम्बे प्रांत को दे दिया गया था, क्योंकि सरदार पटेल ने जब उनको मिलाया था तो 89 गांव थे जिनका एरिया था लगभग 304 वर्ग मील, वो बॉम्बे प्रांत में ले लिए थे। 1 नवंबर 1956 को ये वाला हिस्सा जो आबू और देलवाड़ा है ये वापस से राजस्थान को मिला, और बीच में वो एक टापू सा बना हुआ था कि पूरा राजस्थान अलग है, बीच में अजमेर एक अलग राज्य था, तो उस अजमेर को भी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मिला लिया गया था। तो ध्यान रखना कि जब एकीकरण की प्रक्रिया हो रही थी 26 नवंबर 1950 को, जब सिरोही आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया था उस छठे चरण में, उस समय सिरोही के शासक थे अभय सिंह देवड़ा। और कुछ रह गया क्या? अच्छा, एक शासक का नाम और ध्यान रखना, बैरीसाल। मारवाड़ के शासक थे महाराजा अजीत सिंह, और महाराजा अजीत सिंह को शासक बनाने को लेकर दुर्गादास राठौड़ जब संघर्ष कर रहे थे, औरंगजेब की कैद से छुड़ाकर लेकर आए थे, तो जोधपुर तो ले जा नहीं सकते थे क्योंकि औरंगजेब की सेना वहां उनको पकड़ लेती। छोटे बालक अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ ही उनके संरक्षक थे, और भी कुछ लोग थे उनके संरक्षक थे, तो उनको सिरोही में लेकर गए थे। वो सिरोही के इस समय शासक थे बैरीसाल, और उनके द्वारा वहां पर कालिंद्री स्थान पर जगह दे दी गई थी कि यहां पर आप इनको रखो,
एक ब्राह्मण थे जयदेव पुष्करणा, उनके घर पर वहां उनको रखा गया था, बालक अजीत सिंह को। और मुकुंद दास खींची जो उनकी देख रेख के लिए वहां पर नियुक्त थे, साधु के भेष में वहां आसपास में रहा करते थे। तो अगर ये पूछा जाए कि जब अजीत सिंह को संरक्षण दिया गया सिरोही में कालिंदी स्थान पर, तो उस समय सिरोही के शासक कौन थे? बैरिसाल। और बाद में फिर पता चल गया था औरंगजेब की सेना को कि साहब बालक अजीत सिंह वहां पर है, तो फिर अजीत सिंह को वहां से ले जाकर मेवाड़ की ओर चले गए थे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने फिर अपने वहां पर एक पट्टा दे दिया था रहने के लिए, एक स्थान दे दिया था कि ठीक है तुम यहां पर रहो। तो औरंगजेब के विरुद्ध जाकर महाराणा राज सिंह ने बालक अजीत सिंह की सहायता की थी, दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी, उसके और कई कारण थे, वो मैं मेवाड़ रियासत में आपको बता चुका। खैर सिरोही रियासत में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।